हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हमारी बुक भारत और समकालीन विश्व सेकंड। क्लियर है बच्चों? उसी में हम लोग जो आपकी 4 यूनिट है उस 4 यूनिट का हम लोग आपका देखेंगे और उस 4 यूनिट को हम लोग बहुत अच्छे से आपका पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपका समझेंगे कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है, भूमंडलीकृत क्या है, इन सब के विषय में हम लोग आपका जानेंगे। जैसे हमने उसको देखा, इसी के साथ जो चीजें हैं आपका औद्योगिकरण। देखिए, भूमंडल से ही निकला हुआ एक आपकी आपकी चीजें हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण क्या है और हम उसको देखेंगे कि कैसे समझते हैं औद्योगिकरण को। इन सारी चीजों पर हम लोग अपनी अच्छे से आज अपने यूनिट में आपका चर्चा करने वाले हैं। इस बुक की हमारी आपका सेकंड लास्ट यूनिट है। इस यूनिट को हम लोग आपका देख लेंगे तो हमारे सारे डाउट्स, आपका सारी क्वेरी, जो हमारे प्रश्न हैं, वो सारी चीजें हमारी साफ हो जाएंगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों, सिंपल और सरल, आपको पता है अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोगों ने घर पे कुछ आपका रिवीजन किया है, इन आपकी छुट्टियों के दौरान कुछ आपने पढ़ा है, तो आप मुझसे आपका शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा है यूनिट। देखिए, सबसे पहले तो औद्योगिकरण का युग। जो औद्योगिकरण है उसका युग आपका कब से स्टार्ट होता है, उस युग की हमको सारी आपका चर्चा करनी है और उस चर्चा को हमको आपका देखना है। ठीक है, इसकी हमको आपका चर्चा करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम इस यूनिट को जो आपका प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ आपका चीजों के साथ हम इसको समझते हुए अपनी चीजों को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1990 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्लत पर एक तस्वीर में नई सदी के उदय यानी के डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से एक देवी जैसी आपकी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वज लिए प्रतिज्ञा का फरिश्ता दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? ध्यान दीजिए, प्रतिज्ञा का जो आपका फरिश्ता है उसको लेती हुई आपका दिखाई देती है। इसको समझिए। देख लिया बच्चों? आगे देखिए, उसका एक पांव हवा के पहले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने। मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर से भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल पहले आपका छपी थी। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाई देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच इलाके को अलादीन और इससे अपने जाओगरी चिराग के रगड़ने का एक भव्य महल का आपका निर्माण कर रही है। कह रहे जो जादूगरी जो आपका चिराग है उससे रगड़ कर क्या कर रही है, एक अपने भव्य महल का आपका निर्माण कर रही है। आप देखिए, नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिमी और आधुनिकता का प्रतीक है। अब देखिए, जो आपने कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन का चिराग वाली, ठीक है, उस चिराग को जब वो आपका रगड़ता है, आपका फिक्शन करता है, तो उसमें से एक क्या निकलता है? आपका दूत निकलता है, जिसको हम जिन जिन्नात आपका बोल सकते हैं। वो निकलता है और वो इसको देखता है और ये इसको देखने के बाद क्या होता है कि वो कुछ महल वहल इस तरह की कुछ बाकी चीजें बनाता है। अब देखिए, ये तस्वीरें
आधुनिक विश्व में विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कार, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पोत्पाद की दुनिया के रूप में आपका दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। कैसे उभरता है? जो आपकी भव्य, जो आपकी तकनीकी रूप है, उसके रूप में उभर रहा है। आप इसको सामने देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब ये छवि और ये संबंध लोकमानस का हिसाब बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को विकास व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्री का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? कह रहे कि जो भी आपके रेलवेज हैं, फैक्ट्रियां हैं, या जो भी आपकी गगनचुंबी चुम्बी इमारतें हैं, या जो भी आपके पुल हैं, ये क्या हैं? तो बच्चों ये बताएंगी, ये हमारे डेवलपमेंट की, हमारे विकास की द्योतक मतलब होता है सूचक, इंडिकेटर है कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस डेवलपमेंट को ये एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहा है और ये सारी चीजें हमको पता हो रही हैं। ये छवियां इस प्रकार विकसित हुई हैं कि इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? कह रहे कि जिस तरह से हमारा औद्योगिकरण वो आपका बढ़ रहा है और जिस तरह से विकास के लिए हमारी जरूरी है ये सारी चीजें बढ़ने के साथ साथ दिन पर दिन जिस तरह से आपके मशीनीकरण हो रहा है, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़े हैं, ऐसे हम सवालों का जवाब देने के लिए औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा कि आखिर में ये सब चीजें क्या हैं, कैसे लोगों की जीवन पर उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट है। इन सारे जो आपके सवाल हैं, इन सारे सवालों का आपको जवाब समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें क्या हैं। इनको थोड़ा देखिए। इस अध्याय में, या अध्ययन कह लीजिए आप, अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यह हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलाव का पैटर्न उपनिवेश शासन में तय हो रहा था। क्या हो रहा था? जो उपनिवेश आपका शासन है, उस शासन में आपका तय हो रहा था। ये हमको देखना है। अब देखिए, इसमें पहली यूनिट शुरू के अंदर ही सब चीजें हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले, कि जब आपकी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले क्या स्थिति थी, क्या आपकी कंडीशन बनी हुई थी, इन सारी चीजों को, इन्हें एक एक करके हमको आपका देखना था और एक एक करके इन सारी चीजों को आपका जानना था कि क्या सारी चीजें हैं। देखिए, औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखाने के विकास के साथ ही जोड़कर आपका देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। किससे होता है? आपका काम करने वाले आपके मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की ही स्थापना से शुरू होते हैं। कैसे होते हैं? आखिर जितनी ये सारी आपकी चीजें होती हैं, ये जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां औद्योगिक, ये उनसे आपकी शुरू होती हैं। पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। अगर आप देखेंगे, दरअसल कह रहे की समस्या है कि जो आपका इंग्लैंड है और जो आपका यूरोप है, इन सब में आप देख रहे हैं कि जो औद्योगिक की जो आपकी यूनिट्स हैं और इंटरनेशनल जो आपका बाजार है, वो बड़े पैमाने पर आपके खड़े हो रहे थे, उनके उत्पादन कर रहे थे। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हो पाता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन
का नाम आपका देते हैं आदि। अब देखिए, अब सबका एक अलग अलग अपना मत है, अलग अलग विचार हैं कि कोई औद्योगिक आपका विकास के बाद किस तरह से वो आपकी अपनी चीजों को देखता है, उन पर विचार करता है, कैसी उनकी दृष्टि रखता है। इस तरह से ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। कहाँ करने लगे थे? आपका गांव की तरफ वो आपका रुख आपका करने लगे थे। ठीक है, वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। जो आपके किसान हैं, जो कारीगर हैं, ये उनको पैसा दे रहे हैं कि हमको ये वाला प्रोडक्शन चाहिए, ये चीज बननी चाहिए। वो किस लिए करा रहे थे? कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किन वस्तुओं का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किन वस्तुओं की मांग है, हम उनको आपका देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है ताकि हमारे सारे जो विजन हैं वो साफ हो जाएं और सारी चीजें हमारी अपनी क्लियर हो जाएं। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लग गई थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफी आपका वफादार थे। क्या थे बच्चों? जो शहरी दस्तकार थे, जो चीजों को बनाते थे, और व्यापारी का जो आपका गिल्ड्स था, गिल्ड्स थे, वो क्या थे? काफी आपके वफादार थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। कैसे थे? कि जो उत्पादन होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो आपका प्रोडक्शन करते हैं, जो उनका संगठन है, उस संगठन को आपका गिल्ड्स कहते थे। अब देखिए, गिल्ड से जुड़े उत्पादन कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादन के व व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था कि ये जो लोग थे गिल्ड्स, इन लोगों ने कुछ लोगों को कि आप खास ट्रेड का व्यापार कर सकते हैं, खास तरह की चीज कर सकते हैं, उनको उस तरह का आपका बढ़ावा दिया था और उस तरह की उनको पूरी कोशिश की थी कि आप इस तरह से कुछ करें। ठीक है, अब देखिए, आप थोड़ा इसमें समझिए। फलस्वरूप नए व्यापारी शहर में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे थे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे थे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। कॉमन्स की बाड़ा बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीन पर जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, चूना और चारा आदि बीन कर अपना काम चलाने वाले छोटे किसान यानी कि काटेजर और गरीब किसान आमदनी का एक नया स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत सौ के पास तो छोटे मोटे खेत थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन आपके तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते और अपने छोटे छोटे खेतों को आपका संभाल सकते थे। अब देखिए, किस तरह से वहाँ के लोगों की गांव की स्थिति थी कि उनके जो आम जनमानस था, उन आम जनमानस को अपने भोजन प्राप्त के लिए, अपने जीवन यापिका के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए किस तरह से वो आपका लकड़ियों को, बेरियों को, सब्जियों को, चूना भूसा, इस तरह से उनको सबको इकट्ठा कर कर कुछ बाजारों में अपना बेच दिया करते थे, कुछ अपना खाने के लिए वहां से आपका करते थे। यानी कि मोटे मोटे रूप से बस उनकी गुजर बसर हो रही थी। क्या हो रही थी? उनकी गुजर बसर हो रही थी। अब देखिए, 18वीं शताब्दी में कताई आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान दें कि एक चरखे पर एक तकली बन रही है। अब देखिए, होता क्या था
कि चरखे पे जो आपका कॉटन है उसको लगाया जाता था और चरखे से आपका सूत का धागा आपका काता जाता था। फिर क्या होता था, आपका सूत बनता था। देखिए, थोड़ा सा इसी को हम लोग आपका समझते हैं कि क्या है चीजें और आपका किस तरह से हैं। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिस्टमेटी आय में बड़ा सहारा लिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों का इस्तेमाल का मौका मिल गया था। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में भी थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादा देहात में चल रहा था। इंग्लैंड का कपड़ा व्यापारी स्टेपलर स्टेपलर ऊन खरीदते थे और ऊन सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे जो धागा मिलता था। बुनकर करों को फ्लूजर और रंग साजों के पास आपकर ले जाते थे। लंदन में कपड़े की फिनिशिंग होती थी और बाद में निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़ा लिया, ठीक है, उनको सूत काटने वाले के पास भेजा, जिनसे क्या मिलता था, धागा बनता था। और धागा बनने के बाद जो आपके रंगों की जो आपके कलर चढ़ाते थे, हम उनके पास भेजते थे। फिर इन सबको आपका लंदन भेजा जाता था क्योंकि वहां फिनिशिंग होती थी। और फिनिशिंग होने के बाद जो आपका बच्चों कपड़ा था वो आपका तैयार होता था। और कपड़ा तैयार होने के पश्चात ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका बेच दी जाती थी। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाने लगा कि लंदन क्या है, आप चीजों की फिनिशिंग करने के लिए, उनकी क्वालिटी को आपका डेवलप करने के लिए इस तरह की सारी चीजें वहां होती थी। देखिए, यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस प्रकार सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाया था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। क्या करते थे कि देखिए 20 से 25 लोग काम करते थे प्रत्येक आपके चरण में। और इसका मतलब साफ होगा, जो एक आपका कपड़ा व्यापारी है उसके पास जो है सैकड़ों जो मजदूर हैं वो आपका व्यापार करते थे। तो हमें इन सारी चीजों को आपका समझना चाहिए। ये चीजें आपका किस प्रकार से होती हैं, क्या चीजें हैं, ताकि हमको ये सारी चीजें आपका समझ आ चुके। अब देखिए, किस तरह से जब हमारी औद्योगिक फैक्ट्रियां नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, किस प्रकार की ये सारे चीजें थीं, किस तरह से यहाँ उत्पादन हो रहा था, उन उत्पादन को हम लोग आपका समझ सकते हैं। उस उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे कारखानों का उदय हुआ, या जब हमारी औद्योगिक आपकी क्रांति हो रही थी उससे पुराने का समय क्या था, ये क्या सारी चीजें थी। इन सारी चीजों पर हम लोग आपका विचार कर चुके हैं। कैसे धागा बन रहा है, कैसे सूत बन रही है, कैसे रंगाई हो रही है, कहाँ फिनिशिंग हो रही है, किस तरह से ये सिस्टमेटिक रूप में होकर फाइनली इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो जो बच्चों कपड़ा था वो तैयार होता था। कारखानों का उदय, कि जो आपके कारखाने बने हैं, इनके अगर उदय की हम लोग अगर बात करें, आइए इसको देखते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या तेजी से इजाफा 18वीं सदी के अंत में हुआ। कह रहे कि हालांकि जो अगर हम बात करें इंग्लैंड की, सबसे पहले वहां 1730 में आपका क्या था, जो भी आपके कारखाने थे, जो भी आपकी इंडस्ट्री थी, वहां आपकी स्टेबल हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या था, 18 सेंचुरी में क्या हुआ, अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो थी वो आपके 18वीं सदी में, 18 जो आपकी सेंचुरी है उसमें आकर वो आपका डेवलप होना शुरू हो गई थी। कपास, यानी कि इसको हम आम भाषा में देखिए कपास कहते हैं, कपास को इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, का नया युग आपका प्रतीत था। अब देखिए, एक नया युग, युग माने सदी होती है, एक दौर होता है, किसका था बच्चों, आपका कॉटन का था। देखिए 19वीं शताब्दी के
आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चा कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 220 लाख पौंड। यानी कि 1760 में कितना था? 25, और 1787 में कितना हो गया? 220 लाख पौंड। यानी कि बहुत बड़ा डिमांड आपकी हो गई, और वहां वो उसको आपका आयातित यानी कि उसको मंगाने लगा। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिमाण था। कह रहे जो जिस तरह चीजें बढ़ रही थी, ये जो आपका इजाफा जो आपका हो रहा था, ये बहुत सारे बदलाव हैं, उन बदलावों का ये आपका परिमाण था। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रियाओं के हर चरण में आपकी कुशलता बढ़ाई। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी आई थी जैसे कि आप धागे को ऐंठना, कताई करनी और उसको लपेटना, कार्डिनिंग करनी, ये सारी चीजें क्या थी? ये आपका नई रूप से आपकी विकसित हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया था और पहले से ज्यादा मजबूत धागों का व रेशम का उत्पादन होने लगा था। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैल रहा था। यह काम लोग अपने अपने घरों पर ही आपका करते थे। अब देखिए, जो काम करने वाले लोग कहाँ से कर रहे हैं? अपने घरों से ही ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अब महंगाई नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लाया जा रहा था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे बैठी और मालिक के मकान में थीं। इसके बाद चलते उत्पादन प्रक्रियाओं में निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव से हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। अब देखिए किस तरह से हम लोग आपकी चीजों पर, जो हमारा उत्पादन का जो आपका प्रोसेसर है, उस पर मॉनिटरिंग है, और कैसे हम क्वालिटी पर ध्यान रखें और कैसे हम मजदूरों पर ध्यान रखें। क्योंकि काम कहाँ हो रहा है? घरों में हो रहा है। तो काम घरों में होने पर उस पर पूरा फोकस आपका नहीं किया जा सकता था, और इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी हो रही थी। अब कह रहे हैं ना कि जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। क्या नहीं थे? सारे काम आपके संभव नहीं थे। यानी कि जिस तरह की हम क्वालिटी आपका चाहते हैं, हम आपका चाहते हैं कि हम मजदूरों पर आपका नियंत्रण करें, इन सारी चीजों को देखें, तो वो आपका भी संभव आपका नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत अलग और बहुत आपका डिफरेंट वाली थी। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी ताकत इतनी जुदाई दिखाई देती थी कि लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी। उस समय जो लोगों को चीजें दिखती थी, औद्योगिक की, आपकी टेक्नोलॉजी की जो ताकत थी, इतनी अलग थी कि लोगों की आंख में देखकर बच्चों लाइट लगती थी कि ये चीज हो कैसे गई है। क्लियर है? आज अगर कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो तो आप उसको आश्चर्यचकित नहीं देखते, सोचते हैं कि पार्ट ऑफ आप इनोवेशन है और ये पार्ट है इसका। इस तरह से आप लोग उनको ट्रीट करते हैं। इस बात को मानो भूल की जाती है। उनकी आंखों से ही ओझल गलतियों और वर्कशॉप में भी अभी उत्पादन चालू है। क्या कह रहे हैं? उन सारी वर्कशॉप में, उन सारी चीजों में जो उत्पादन है, वो आज भी अब भी इसका आपका चालू है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होना था। कह रहे कि अगर हम लोग नई यूनिट की बात करें, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड क्या थी। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमें समझ आएगा कि औद्योगिकरण की
प्रक्रिया इतनी तेज थी कि औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री का विकास तक ही सीमित नहीं था कि हम कह दें कि औद्योगिकरण हो रहा है, नई नई आपकी फैक्ट्री लग रही, हम उसको आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल दें, तो ऐसा नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रियों का लगना ही नहीं था, और बहुत सारे मायने थे और बहुत सारी चीजें थी। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक चित्र आपके पास है समक्ष, आप एक चित्र को देखिए, इस पे पूरा गौर कीजिए, फिर सारी चीजें, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी और आप इसको समझ सकते हैं कि क्या, किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, ताकि हर एक चीज को हम लोग इनको बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से थी कि हम लोग उसको केवल वहीं सीमित आपका नहीं मान सकते थे। अब देखिए, सबसे पहले आप पहला देखिए, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे पहले फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक में इसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत आपका तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पौंड रह गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात मूल्य से 2 गुना थी। किससे थी बच्चों? 7.7। आप ध्यान रखना कि इंग्लैंड की जो आपकी राशि कपास मूल्य थी उससे क्या थी, आपका निर्यात से 2 गुना थी। यह हमको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, नए उद्योग आपके परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशियास पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर तक भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्याओं में 20% से ज्यादा नहीं थी। यानी कि टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वहाँ काम करने वाले जो आपके मजदूर थे, अगर उनकी बात करें तो वो भी आपका 20 जो आपका परसेंट है, उस 20% से आपका ज्यादा जो है आपका नहीं थी। इसको हमको आपका देखना है। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा था, यद्यपि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय हो रही थी, लेकिन यह परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीन क्षेत्रों तक ही जारी था। वहाँ मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कार का परिणाम भी था। चौथा, आप लोग ध्यान रखिए, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से फैल रहे थे। नई तकनीकी महंगी थी। सौदागरों व व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंफा कर दाम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब होती जाती थी। उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था। वे उतनी ही अच्छी भी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का आपका दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए आप भाप के इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं। जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बिल्डन ने किया, पर सालों तक कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे।
इसमें से 80 इंजन सूती उद्योग और 9 ऊन उद्योग और बाकी खनन, नहर, लोहे के काम में इस्तेमाल हो रहे थे। इस उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी कि मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुणे बढ़ाने वाली संभावना सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने से उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। क्या हो रहे थे आपका? उससे डर रहे थे। अब देखिए, अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूरी मशीन पर काम करने वाला बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरी ही होता है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका देख रहे थे कि जो काम करने वाला मजदूर है वो किस प्रकार का है, क्या सारी चीजें हैं और किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ताकि हम इनको आपका समझ सकें, हम इनको सब चीजों को आपका जान सकें कि क्या सारी चीजें हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा इसी में है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। वाष्प जानते हो? हीट, जो आपकी वाष्प निकलती है, जल वाष्प, उस वाष्प की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, जितना हमने पढ़ा है अब तक, कुछ चीज ऐसे है जो डाउट है, आपको समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है आपकी, तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देखिए अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जैसा कि आप आगे जानोगे कि जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपति को श्रमिकों की कमी या वेतन के मदद में भारी लागत जैसे कई परेशानियां आती हैं। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। अब देखिए, ध्यान दें, बहुत सारे उद्योग में श्रम की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। ठीक है? गैस घरों के शराब खानों में जाड़ों के दौरान खास काम करते रहते थे। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों के और प्रिंटर को भी माह दिसंबर के पहले अतिरिक्त मजदूरों के दस्तकार बनी रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योग में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था और वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। मशीन से एक जैसे तय किस्म के उत्पादों की बड़ी संख्या बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीकी डिजाइन और खास आकार वाली चित्रों की काफी मांग थी। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक उद्योग नहीं बल्कि इन्हीं सनी निपुणता की जरूरत थी। बच्चों, किससे बनती थी? जो हाथ का कौशल होता है, जो व्यक्ति कोई किसी काम का जानकार होता है, वो ही तो इस तरह की सारी चीजें वो आपका बनाता है और इस तरह की सारी चीजों को जानता है। तभी तो इस तरह की इतनी सारी जो आपकी हथौड़े हैं, जो आपकी कुल्हाड़ियां हैं, वो आपके बनाई जा रही थी। इनको थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है बच्चों? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या आपकी किस तरह से है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है? चलिए, अभी जितना हमने पढ़ा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप बच्चों हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी का कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों में बनी चीजों की तरतीज तरतीज देते, मतलब उनको वैल्यू देते थे। हाथों से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का आपका प्रतीक माना जाता था। उन्हें फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था कि उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पाद को उपनिवेश में निर्यात कर दिया जाता था। क्या करते थे? उनको सबको उपनिवेश में जो आपका निर्यात था, ये सारी चीजों को ये कर दिया करते थे। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यह स्थिति थी कि लेकिन ब्रिटेन में काम करने वाले कोई आपका कमी नहीं थी, यानी कि कम मजदूर का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे? आपका यूएस में हो रहा था, जबकि ब्रिटेन में इसका बहुत अच्छी आपको कंडीशन, बहुत अच्छी जो स्थिति थी वो आप उसको देख सकते हैं। आप ये स्थिति जो है आप इनको समझ सकते हैं, क्या चीजें हैं। इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से विजुलाइज आप इनको कर सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। 2.1 यूनिट शुरू हो रही है, मजदूरों की जिंदगी। आखिर में जो लोग काम कर रहे थे, इनका जीवन कैसा था, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। लेकिन उससे पहले एक बार हम पीछे गया, जो दौर हम अभी तक आपका पढ़ चुके हैं, उस दौर को एक बार हम लोग आपका थोड़ा सा आपका देखते हैं। देखिए, फैक्ट्री का एक नज़ारा है जो हमको दिखाई दे रहा है। इस इमेज को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इस इमेज को बहुत अच्छे से आप लोग परख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या आपकी किस तरह की चीज़ें हैं। आप इनको देखिएगा तो आपकी सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। आप उनको एक एक करके अच्छे अच्छे से आप उनको समझ सकते हो। आप उनको देख सकते हो कि क्या आपकी किस तरह की आपकी चीज़ें हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आप इन सबको देख रहे होंगे और अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कोई ऐसा डाउट है, कोई क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी? चलिए ये देखिए किस तरह से हमने औद्योगिक पढ़ा। औद्योगिक मैनचेस्टर, अच्छा एक शब्द मिलता है आपको बड़ा, मैनचेस्टर। मैं बच्चों आपको एक छोटा सा होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें और मैनचेस्टर के बारे में पढ़ें कि आखिर में मैनचेस्टर है क्या। ठीक है, किसको मैनचेस्टर बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है किस तरह से आपका आपका किसको मैनचेस्टर कहेंगे। ठीक है, इन सबको आपको देख लेना है। चलिए, तो किस तरह का लाइफ स्टाइल था और जब आपका औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण से पहले की क्या स्थिति थी, क्या स्टेप्स थे, उन सारी चीज़ों को गौर करना, उनको पढ़ना और उनको देखना, ये सारी चीज़ें समझना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को आपका देख रहे थे। देखिए शब्द मिला था आदि। आदि का मतलब समझिए, किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। प्रोटो बोलते हैं ना बच्चों, कहते हैं ना ये तो आदि काल से जुड़ा हुआ है। आदि मतलब पुराने, पिछले, प्रारंभिक, जो आपके इनिशियल जो आपका टाइम था, उसी टाइम से ये सारी चीजें जो है वो आपकी जुड़ी हुई थी और इनको थोड़ा सा आपका देख लेना चाहिए। और किस तरह से नए नए आपका इनोवेशन है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। दो जादूगर की जिन जो हम लोग आपका बात कर रहे थे, इस बाप की तस्वीर में क्या उनकी विजय गाथा है कि एक जादूगर जो आपका अलाउद्दीन के चिराग से निकला है, वो किस तरह से वो आपके महल बना रहा है। एक दूसरा जादूगर है जो आपके पुल बना रहा है, जहाज बना रहा है, पौध बना रहा है। इस तरह की चीजें हम लोग जो आपका देख रहे थे, इसी में हम लोग ये सारी आपका बात कर रहे थे कि क्या सारी चीजें हैं।
ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को आपका इस लेक्चर के अंतर्गत ये आपका हम लोगों को आपका देखना था। ठीक है बच्चों, कि क्या चीजें हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ताकि हम इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके आपका इसको समझ सकें, हम इसको जान सकें कि क्या सारी चीजें क्लियर है। तो हमने इन सबको इस लेक्चर में आपका आपका देख लिया था औद्योगिकरण का युग में, और हम लोग इस युग की जो हमारा अभी तक हम जहां तक आपका पढ़ चुके हैं, एक बार वापस पीछे ले जा लेता हूं। देखिए, कल हम यूनिट शुरू करेंगे 2.1, इसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आपका ब्रिटेन में किस प्रकार से औद्योगिकरण आपका प्रारंभ हुआ था, और औद्योगिकरण के दौरान किस तरह की जो आपकी क्रांति से पहले की क्या स्थिति थी, क्या चीजें थी, कैसे वहाँ का जो लोग थे, जो आपके जनमानस थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनका जीवन क्या था, उन सबको हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा और जाना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे सभी इस लेक्चर को बहुत से पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।